नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाली आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई की वैकेंसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने रेलवे का कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम दिया है या प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर देखे हैं, तो आज की क्लास के प्रश्नों का लेवल देख के आप समझ जाएंगे कि आने वाली क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एलर्जी को दूर करने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? तो याद रखिएगा, एलर्जी को दूर करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और आंवला इसका मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंकुरित गेहूं में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव आंख को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो याद रखिएगा, मुख्य रूप से तो मानव आंख के लिए विटामिन ए जरूरी होता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में विटामिन ए नहीं मिलता है तो याद रखिएगा, विटामिन ए के बाद दूसरा जो जरूरी विटामिन होता है वह है विटामिन सी। और अगर आपको ऑप्शन में है दोनों मिलते हैं तो याद रखिएगा, विटामिन ए इसका सही जवाब होगा, और अगर ए ऑप्शन में नहीं है तो विटामिन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष को कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, 4000 किलो कैलोरी की जरूरत होती है एक स्वस्थ पुरुष वयस्क के लिए दैनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। अगला प्रश्न है, कपास के बीज में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो याद रखिएगा, कपास के बीज में विटामिन ई की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। अगला प्रश्न है, घरों में दी जाने वाली विद्युत किस तरह की होती है? तो याद रखिएगा, 220 वोल्ट की एसी धारा होती है, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तो याद रखिएगा, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगला प्रश्न है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, राइट्स ब्रदर ने वायुयान का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भोर के तारे के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को भोर के तारे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो याद रखिएगा, शनि यानी कि सैटर्न के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक के नाम से शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा, यूरेनियम का समस्थानिक उपयोग किया जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल के लिए कोर अवधि क्या है? तो याद रखिएगा, रबी की फसल के लिए 4 सप्ताह की अवधि कोर अवधि होती है। अगला प्रश्न है, फसल बोने से लेकर उसे काटने तक के दिनों का समय क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, इसे ही फसल काल के रूप में जाना जाता है, फसल बोने से लेकर उसे काटने तक के समय को। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है, और अभी हाल ही में मैंने एक क्लास अपलोड करी थी जिसमें मैंने विज्ञान की विभिन्न शाखा एवं उनकी उपशाखाओं से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया है, तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप एक बार वह क्लास भी देखिएगा। विज्ञान की शाखाओं से भी अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, फसल के पूर्ण काल में उसे दी जाने वाली सकल पानी की गहराई क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, सकल पानी की गहराई को ही डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं, पीएच स्केल पे 7 यानी कि उदासीन शुद्ध जल का पीएच मान होता है, और पीएच स्केल में 7 से नीचे की तरफ आने पर अम्लीयता बढ़ती है, एवं 7 से ऊपर की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, और यह स्केल 0 से 14 तक रहता है, आप सभी जानते हैं।
अगला प्रश्न है किस धातु के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखिएगा पॉलिनियम धातु के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा खाने पकाने की गैस यानी कि एलपीजी ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कैथोड किरणें क्या होती हैं? तो याद रखिएगा यह प्रोटॉन्स की धारा होती है कैथोड किरणें। अगला प्रश्न है आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? तो याद रखिएगा वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए मानव शरीर की आंख के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है और इसकी कमी से मानव आंख प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है चमगादड़ में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा चमगादड़ में पराश्रव्य ध्वनि तंत्र पाया जाता है जिसे अल्ट्रासोनिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा? यह प्रश्न भी पहले कई बार पूछा जा चुका है और याद रखिएगा किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने में उसका भार कम हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा उसका द्रव्यमान समान रहता है लेकिन भार में अंतर आता है। अगला प्रश्न है जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा उसकी ऊर्जा और वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कार की बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो याद रखिएगा पेड़ ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। अगला प्रश्न है लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहां पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है बस में ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण कौन सा होता है? तो याद रखिएगा बस में ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO का साधारण नाम क्या है? तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है? तो याद रखिएगा इस शाखा को परिस्थिति विज्ञान के नाम से जाना जाता है जो पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है। अगला प्रश्न है सीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सीरा से मदिरा निकालने की प्रक्रिया को किडबन की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्लोन किसकी कॉलोनी होती है? तो याद रखिएगा एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी को क्लोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कीटोन द्वारा प्राकृतिक फूलों से परागण कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा यह रूक्ष और चिपचिपे होते हैं। अगला प्रश्न है जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो याद रखिएगा जैव विकास के पक्ष में जीवाश्म से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है एस्बेस्टोम द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो याद रखिएगा इस रोग का नाम है वास्तफीति जो कि एस्बेस्टोम द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं पानी की कमी के कारण मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। अगला प्रश्न है एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो लगभग सेम प्रश्न अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और याद रखिएगा यह उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? तो याद रखिएगा धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। अगला प्रश्न है जूते के तलवों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो याद रखिएगा जूते के तलवों में घर्षण बढ़ाने के लिए तला लगाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव के गुर्दों का रोग किसके प्रदूषण से होता है? याद रखिएगा मानव में गुर्दों का रोग यानी कि किडनी का रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है और यह प्रश्न भी पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है सबसे कठोर सामग्री क्या होता है? तो याद रखिएगा हीरा सबसे कठोर सामग्री या तत्व होता है। अगला प्रश्न है आयोडीन के स्ट्रक्चर में क्या निहित होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन के स्ट्रक्चर में अल्कोहल में आयोडीन का विलयन निहित होता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से
जीभ तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है तो याद रखिएगा विटामिन B12 की कमी से जीभ एवं त्वचा में रूखापन आ जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं तो याद रखिएगा विटामिन H की कमी से बाल झड़ते हैं और विटामिन H को ही बायोटिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं तो याद रखिएगा विटामिन B एवं विटामिन C जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A यह सभी वसा में घुलनशील होते हैं। और इसको याद रखने की ट्रिक भी यही होती है कि कीड़ा से आप याद रखिएगा कीड़ा जो वसा में घुलनशील होते हैं और इसके अलावा बचे हुए B और C जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन किसी भी सब्जियों में नहीं पाया जाता तो याद रखिएगा विटामिन D किसी भी सब्जियों में नहीं पाया जाता। सूर्य का प्रकाश विटामिन D का मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है तो याद रखिएगा विटामिन C यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड घाव भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है तो याद रखिएगा विटामिन D हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो याद रखिएगा वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल का एनोइड किसका बना होता है तो याद रखिएगा शुष्क सेल का एनोइड ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा इस तकनीक का नाम होता है अल्ट्रासाउंड जिसके द्वारा गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा स्रोत होता है तो याद रखिएगा प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत होता है। अगला प्रश्न है सोडियम पंप का प्रयोग कहां होता है तो याद रखिएगा तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है शैवाल में बहुलता किसकी होती है तो याद रखिएगा शैवाल में बहुलता क्लोरोफिल की होती है। अगला प्रश्न है विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है तो जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है तो याद रखिएगा वायुमंडल में आर्गन गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है जो कि एक निष्क्रिय गैस है। अगला प्रश्न है किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है तो याद रखिएगा फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। और इस प्रश्न में देखिएगा सर्वाधिक मात्रा में अगर गैस की बात की जाए तो नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है और अगर निष्क्रिय गैस पूछा जाता है तो आर्गन गैस। तो इनमें कंफ्यूज मत होना दोनों प्रश्नों में। निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में आर्गन और ओवरऑल गैस में पूछी जाए तो नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ क्या है तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ होते हैं ग्लूकोज, पानी एवं ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है तो याद रखिएगा नींबू में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है वह किसका कारण होता है तो याद रखिएगा यह कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन का। अगला प्रश्न है भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है तो याद रखिएगा भोजन में लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिसे आरक्तता कहा जाता है और इसे ही एनीमिया रोग कहा जाता है जो कि लोहे की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है वायसिनोसिस बीमारी क्या होती है तो याद रखिएगा फेफड़ों से संबंधित बीमारी जो रेशे युक्त धूल से अधिक समय तक सांस लेने से होती है उसे वायसिनोसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है तो याद रखिएगा जल में पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न है पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा पीतल के निर्माण में जस्ता एवं तांबे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप तरंग किसमें दर्ज की जाती है तो याद रखिएगा भूकंप की तरंगों को दर्ज करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है सीज्मोग्राफ
और इसके स्केल का नाम होता है रिएक्टर स्केल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो याद रखिएगा आर्किमिडीज वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने स्नानागार में उत्प्लावकता के सिद्धांत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो आप सभी जानते हैं ओजोन परत हमें पराबैंगनी विकिरण से संरक्षण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो याद रखिएगा गर्म किए जाने पर नीले कांच में लाल रंग की चमक होती है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है और इन सब के बारे में अपन ने अपनी एमसीक्यू वाली क्लासेस में भी डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? तो याद रखिएगा जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर संभव होता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो याद रखिएगा वह जानवर था कुत्ता, जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न है, स्फेग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो याद रखिएगा स्फेग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है, यानी कि रक्त दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा प्रश्न में पूछा गया है पृथ्वी की पटल पर, तो पृथ्वी की पटल पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस होती है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा वायुमंडल ना होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? तो याद रखिएगा बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं सोयाबीन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, हवा में छोड़े जाने वाली प्रक्षोपास्त्र किस तरह के पथ पर अनुसरण करती है? सबसे पहले तो याद रखिएगा प्रक्षोपास्त्र का मतलब होता है मिसाइल, और यह परवलयिक पथ पर अनुसरण करती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के कारण लगी हुई आग बुझाने के लिए पानी प्रभाव भी नहीं होता, इसका क्या कारण है? तो आप सभी जानते हैं पानी और पेट्रोल एक दूसरे में आघुलनशील होते हैं और पेट्रोल की ऊपरी सतह पर रहता है पानी और जलता रहता है, पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है, इस कारण से पानी से पेट्रोल की आग नहीं बुझाई जा सकती। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? ध्वनि तरंग को यात्रा करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, इस कारण से निर्वात यानी कि वैक्यूम में ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? तो इसे केशिका के नाम से जाना जाता है या इसे ही ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। सबसे छोटी रुधिर वाहिका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो जीवाश्म से जैव विकास के पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो याद रखिएगा यह शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करते हैं, पक्षियों के पंख। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो इस पौधे का नाम है साइकेस, और यह प्रश्न पहले आरआरबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सकें, इस कारण से गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को ऑर्नियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जो कि जीव विज्ञान की एक शाखा है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या नापने की इकाई है? तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष दूरी नापने की इकाई है और मुख्य रूप से यह खगोलीय दूरी मापने के लिए उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर खून की औसत मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखिएगा बारहीन, साकले एवं ब्रॉन ट्रांजिस्टर के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है, अनीमोमीटर यंत्र से किस चीज की माप की जाती है? तो याद रखिएगा अनीमोमीटर से हवा की दिशा एवं हवा के वेग का माप किया जाता है।
अगला प्रश्न है विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो आप सभी जानते हैं विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल उपस्थित रहता है, या कह सकते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो याद रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंगी गति के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। अगला प्रश्न है भारी जल यानी कि हैवी वाटर शब्द किसका सूचक होता है? तो भारी जल हैवी वाटर ड्यूटीरियम ऑक्साइड शब्द का सूचक होता है। अगला प्रश्न है बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि? तो आप सभी जानते हैं बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इस कारण से बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। अगला प्रश्न है चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? तो उसमें होता है पराध्वनि का गुणधर्म। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? सबसे पहले तो याद रखिएगा विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, लेकिन पूछा गया है भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? तो सूर्य के प्रकाश के बाद मछली के तेल, अंडा एवं दुग्ध में विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन डी हड्डियां मजबूत करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो इसे ही सूखा बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है? तो याद रखिएगा औषधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अच्छा या सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत सोयाबीन होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है एक मोटर व्हीकल के पीछे की चीजें दिखाने वाला दर्पण कैसा होता है? तो याद रखिएगा यह होता है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा परिशोधन के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जरिए संचार में सूक्ष्म तरंगों यानी कि माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो याद रखिएगा रक्त प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की तकनीक विकसित की थी? तो याद रखिएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट तकनीक विकसित की थी, और इन्हीं के नाम पर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन विकसित किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर। अगला प्रश्न है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में मुख्य रूप से, और डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक होता है। अगला प्रश्न है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? तो याद रखिएगा लेंस की अपारदर्शिता के कारण मोतियाबिंद की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक होता है ल्यूमेन वाट। अगला प्रश्न है किस वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? तो याद रखिएगा कीटनाशक का स्रोत होने के कारण नीम का पेड़ विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगला प्रश्न है मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? तो याद रखिएगा मनुष्य में छोटी आंत अवशोष यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए होती है। अगला प्रश्न है पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ बोलने वाले का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है आंख के स्वस्थ कार्य करने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो याद रखिएगा आंख की स्वस्थ कार्य करने में विटामिन ए सहायता करता है। अगला प्रश्न है सागों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, या सागों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा सागों में लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पोलियो किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा पोलियो वायरस यानी कि विषाणु के कारण से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है पेसमेकर का क्या कार्य है? तो याद रखिएगा पेसमेकर दिल की धड़कन प्रारंभ करता है, या आसान शब्दों में कहें तो पेसमेकर एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है सिरका यानी कि विनेगर का मुख्य अंग क्या होता है? तो याद रखिएगा सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक एसिड पाई जाती है। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो याद रखिएगा मुख्य रूप से गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा जल योजन द्वारा अनहाइड्रोजन बनाना प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो याद रखिएगा यह एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस किस प्रकार निर्भर करता है? तो याद रखिएगा तापमान के घटने पर घट जाता है वायु में ध्वनि का वेग। अगला प्रश्न है एक मानव में औसत हृदय स्पंद की संख्या का परिसार कितना होगा? तो याद रखिएगा यह होता है 71 से 80, और अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपको 72 देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है परिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है जीवाणुओं द्वारा। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो याद रखिएगा मछली के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है किस अम्ल का प्रयोग स्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में किया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें फॉस्फोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, या फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग एंडोस्कोपी में होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन केबल्स में भी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण होता है? तो इसका मुख्य कारण होता है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो यह होती है 1000 घन फीट प्रति 10 सेकंड में। अगला प्रश्न है यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो याद रखिएगा यूरिया में मुख्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है, और कितना पाया जाता है? तो लगभग 46% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। अगला प्रश्न है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा लौंग एक फूल की कली होती है। अगला प्रश्न है कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर में वायु को प्रदूषित करती है? तो इसका सही जवाब होगा सीसा यानी कि लेड। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन क्या है? तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है परमाणु पायल का प्रयोग कहां होता है? तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन के परिचालन में परमाणु पायल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एंग्लो नूबियन किसकी एक नस्ल होती है? तो याद रखिएगा एंग्लो नूबियन बकरी की एक नस्ल होती है। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न है अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? तो याद रखिएगा उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा थर्मल पावर प्लांट में लिग्नाइट कोयले का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? तो यह निकलता है अबटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है अस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो याद रखिएगा हड्डियों एवं अस्थियों के निर्माण में मुख्य रूप से कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो याद रखिएगा सोल्डर लेड तथा टिन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं, उनका क्या कार्य है? तो याद रखिएगा उनका कार्य होता है ऑक्सीजन की सप्लाई बनाए रखना।
अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखिएगा लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो याद रखिएगा एबी सर्वग्राही रक्त समूह होता है। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो याद रखिएगा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र में मानी जाती है। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा J.H. वान ठाफ को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होते हैं। और दोस्तों मैंने एक समस्थानिक एवं समन्यूट्रॉनिक से संबंधित क्लास भी आरआरबी की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो अगर आपने वह नहीं देखी तो उसे भी एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस किए हैं परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्नों के। अगला प्रश्न है सर्वाधिक समस्थानिक किस धातु के होते हैं? तो याद रखिएगा पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है नीला थोथा नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, इसे नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे राशि कहा जाता है जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसी शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, उसका क्या कारण है? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा ब्रॉडशॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है धूमकेतु क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा धूमकेतु एक आकाशीय पिंड होता है। अगला प्रश्न है पार्थिव ग्रह कौन से हैं? तो याद रखिएगा सूर्य के पास स्थित 4 ग्रह जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है, इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है जो सूर्य के पास के 4 ग्रह होते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी? तो नवंबर 1984 में भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में सिलिकॉन घाटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं बेंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो याद रखिएगा उसके इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर उस परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखिएगा हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो याद रखिएगा लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है। अगला प्रश्न है भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा डीजल की उच्च क्षमता एवं आर्थिक बचत के कारण भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग किया जाता है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए। अगला प्रश्न है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लॉफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया यानी कि बेहोश करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स क्या है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स होता है ओजोन। अगला प्रश्न है चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने का रासायनिक नाम आप सभी जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है मीथेनॉल वुड को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मीथेनॉल वुड को ही अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो याद रखिएगा वर्गीकरण की आधारीय इकाई होता है स्पेसीज।
अगला प्रश्न है ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गाजर क्या है? तो याद रखिएगा गाजर पेड़ की जड़ होती है। अगला प्रश्न है ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य होता है भोजन का संचय करना। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? तो याद रखिएगा इस फूल का नाम है रैप्लेसिया, जो कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प या फूल है। अगला प्रश्न है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा एथलीट फुट नामक बीमारी कवक यानी कि फंगस के कारण होती है। अगला प्रश्न है कोशिकांग डीएनए कौन रखता है? तो याद रखिएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिकांग डीएनए रखता है। अगला प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त ग्रुप कहलाता है या ब्लड ग्रुप कहलाता है। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो याद रखिएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या एक्चुअल में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट भी मिलता है तो यह माना जाएगा, बाकी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता मापने की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता मापने की इकाई होती है डायोप्टर। अगला प्रश्न है सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन याद रखिएगा प्लेटिनम अलग धातु है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? तो याद रखिएगा जर्मेनियम, इसके अलावा याद रखिएगा सिलिकॉन भी, जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर के रूप में। अगला प्रश्न है किस तत्व के लवण द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है बेरियम। अगला प्रश्न है किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा भारत में मुख्य रूप से थोरियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? तो याद रखिएगा मायोग्लोबिन लोहा होता है। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो आप सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होगा, जी यानी ग्रेविटी का। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जी का मान कहां होता है? तो याद रखिएगा ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर ग्रेविटी का सर्वाधिक मान होता है। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा विषुवत रेखा पर जी का मान होता है न्यूनतम यानी कि मिनिमम। अगला प्रश्न है ग्रहीय गति की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा कोपरनिकस द्वारा ग्रहीय गति यानी कि ग्रहों की गति की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है ग्रहीय गति के नियम किसके द्वारा बनाए गए थे? तो याद रखिएगा नियम बनाए गए थे केपलर के द्वारा। अगला प्रश्न है ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या परिवर्तन आएगा? तो याद रखिएगा ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में कमी आती है या मान घट जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा पृथ्वी की सतह से अगर आप नीचे जाते हैं तब भी ग्रेविटी का मान घटता है और ऊपर जाते हैं तब भी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या परिवर्तन आएगा? जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि पृथ्वी की गहराई पर जाने पर भी ग्रेविटी का मान कम हो जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक कहां होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी का मान सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण का बल कितना होता है? तो याद रखिएगा जितना गुरुत्वाकर्षण का बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा होता है और इसी कारण से वह अपनी अपनी जगह पर होती हैं। अगर दो में से किसी एक का भी ज्यादा होता तो वह दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। अगला प्रश्न है पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की तरफ क्यों झुकता है? तो याद रखिएगा पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है जिससे वह स्थायित्व में वृद्धि हो सके।
अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, या इसे ही वायु दाब मापी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोनों को। अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किससे करते हैं? तो याद रखिएगा ध्वनि के आयाम से उसकी प्रबलता का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? तो याद रखिएगा फ्यूज अतिभारण या लघु पथन की स्थिति में परिपथ को भंग कर देता है, यानी कि सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। अगर वोल्टेज एकदम हाई हो जाए या कम हो जाए तो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है फ्यूज। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है जिस मंदाकिनी में हमारा सौर मंडल है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उसका नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा तारत्व से ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश क्या है? तो याद रखिएगा प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं फीमर, जो कि जांग में होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी एवं सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा मध्य कान की 3 हड्डियों में से एक स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिएगा न्यूरॉन कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो याद रखिएगा सियाटिक तंत्रिका मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका है। अगला प्रश्न है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखिएगा WBC का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का, और RBC का होता है 120 दिन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यानी यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है क्यूरी किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। अगला प्रश्न है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो याद रखिएगा मिलिकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। अगला प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या मिलाकर उसकी द्रव्यमान संख्या होती है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 4। अगला प्रश्न है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो याद रखिएगा रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो याद रखिएगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो याद रखिएगा पीलिया रोग यकृत यानी कि लीवर के संक्रमण से होता है, और पीलिया को जॉइंडिस कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लोहे अयस्क को प्रगनत करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा मैग्नीज एवं चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है उपापचय क्या है? तो यह होते हैं जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना, तो इसे उपापचय कहा जाता है। अगला प्रश्न है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो आप सभी जानते हैं व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कोयला किससे बनता है? तो याद रखिएगा संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार से कोयला बनता है। अगला प्रश्न है स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, और याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा लाल रंग। स्ट्रोंशियम लवण द्वारा बुनसेन ज्वाला को लाल रंग प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है परिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? तो यह एक जैविक प्रणाली होती है जिसे परिस्थितिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है जैव पदार्थों के सकलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा
एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे ही पकाने का सोडा कहा जाता है या खाने का सोडा कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को। अगला प्रश्न है ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा जल बाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में यह गर्म होते हैं। अगला प्रश्न है लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? तो याद रखिएगा टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर यहां एकत्रित हो जाती है, इस कारण से धुंधला धब्बा बन जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो याद रखिएगा अवरक्त विकिरणों का अवशोषण किया जाता है वायुमंडली की ऊपरी परत द्वारा। अगला प्रश्न है एड्स, गलसुआ और पोलियो में क्या समानता है? तो याद रखिएगा यह सभी विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। अगला प्रश्न है कौन से एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलते हैं? तो याद रखिएगा पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देते हैं। और इस प्रश्न को आप स्टार मार्क करिएगा, पहले कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो इसे आरक्तता कहा जाता है या आरक्तता को ही एनीमिया रोग कहा जाता है, जो कि लोहे की कमी के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो यह प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है और याद रखिएगा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। यह प्रश्न रिपीट कुछ इसलिए हो गए हैं क्योंकि पहले कई एग्जाम्स में आ चुके हैं और मैंने अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, तो कुछ उनमें से कॉमन क्वेश्चन रिपीट आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत पर क्षरण मुख्यतः किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। अगला प्रश्न है समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मालूम की जा सकती है? तो याद रखिएगा मुख्य रूप से समुद्र की गहराई तो मापी जाती है फेदोमीटर के द्वारा, इसका नाम भी याद रखिएगा फेदोमीटर। और सोनार से समुद्र के अंदर ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया जाता है कि चट्टान तो नहीं है या किसी प्रकार का कुछ बर्फ का ऑब्जेक्ट तो नहीं है समुद्र के अंदर। तो सोनार में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है जो नीचे जाती हैं टकरा के वापस आती है, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है समुद्र की गहराई का, लेकिन मुख्य रूप से फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला प्रश्न है फोटोकेमिकल सेल में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा फोटोकेमिकल सेल में मुख्य रूप से लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं लाल, नीला और हरा प्राथमिक या बुनियादी रंग होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1967-68 में भारतीय कृषि में हरित क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा प्रोफेसर चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो याद रखिएगा यह कीड़ों के स्त्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक मोम एवं लाख। अगला प्रश्न है नमी की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा नमी का माप हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि वायु में पानी की मात्रा किस मीटर द्वारा नापी जाती है? तो उसका भी सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। अगला प्रश्न है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिएगा एड्रीनल ग्रंथि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करती है। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसकी वृद्धि को नियंत्रित और उत्तेजित करते हैं? तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन स्तन ग्रंथि की वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं। अगला प्रश्न है वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? तो याद रखिएगा इसका बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक होता है आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है पायरिडॉक्सिन किसके लिए उपयोग होता है? तो याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है पायरिडॉक्सिन किस प्रकार के कीटनाशक के लिए उपयोग होता है? तो याद रखिएगा
किसका रासायनिक नाम है? तो याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है एंजाइम से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं। अगला प्रश्न है संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा संचायक बैटरियों में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस गैस को गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए हीलियम को मिलाया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ। अगला प्रश्न है वह कौन है जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो आप सभी जानते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है। अगला प्रश्न है शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व होता है प्रोटीन। अगला प्रश्न है बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो याद रखिएगा बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न है फुहारा या स्प्रेयर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, फुहारा या स्प्रेयर। अगला प्रश्न है गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत होता है? तो आप सभी जानते हैं गाजर विटामिन ए का एक संपन्न स्रोत होता है। अगला प्रश्न है सिग्नल को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा इसे ही ट्रांजिस्टर कहा जाता है जो कि सिग्नल्स को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करती है। अगला प्रश्न है दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसे किसमें परीक्षित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा दूध को वसा को पानी में परीक्षित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो याद रखिएगा सेब में मुख्य रूप से आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है यसद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो यह लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि होती है जिसे गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र में कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो याद रखिएगा जीभ के पिछले भाग में कड़वाहट की संवेदना सीमित होती है। अगला प्रश्न है एमनियोसेंटेसिस किस विधि का नाम है? तो याद रखिएगा गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की विधि को एमनियोसेंटेसिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा सभी खनिज तेल हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कूलेज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा कूलेज नलिका का प्रयोग एक्सरे किरणें या एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी या जिसे एंटीबायोटिक कहा जाता है कौन सा था? तो याद रखिएगा बनाया गया पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। इसके अलावा याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और 1928 में की थी। इसे भी याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।